Hello students, today we are going to study the topic abnormal molar masses. Abnormal molar masses of the solute. That is the topic which we are going to discuss in this lesson. Before that, we studied colligative properties. थोड़ा रिवाइज लेना पड़ेगा स्टूडेंट. We studied that the colligative properties are the properties which depend on the number of solute particles in the solution. The properties which depend on the number of solute particles in the solution are called colligative properties. एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपको रिमेंबर रखना है, the topic of colligative properties is applicable to the dilute solutions which behave ideally. The dilute solutions which act like ideal solutions, ऐसे टॉपिक के लिए colligative properties का कंसेप्ट एप्लीकेबल है. कुछ और रिकैपिटुलेशंस करेंगे पॉइंट्स का, ये तो पहले किया था हमने. In every colligative property, we studied that molar mass of the solute can be determined by making the use of colligative property. मैं होप करता हूं आप याद रखे होंगे कि अगर हमें सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू नोन हो तो हम सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. तो याद रखिएगा, व्हेन वी मेक द यूज ऑफ वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन एंड देन वी डिटरमिन द molar mass of the solute, this is called as experimentally observed molar mass of the solute. तो मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसका कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको नोन है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू यूज करते हुए आप सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करते हैं. दैट मोलर मास इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. और स्टूडेंट याद रखना है, अगर आप सॉल्यूट का मोलर मास थ्योरेटिकली डिटरमिन करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मूला, सॉल्यूट का फार्मूला लिखा, उसमें एटॉमिक मासेस की वैल्यू ऐड की और इससे जो आपको सॉल्यूट का मोलर मास मिलेगा दैट इज द नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जिसको हम थ्योरेटिकली डिटरमिन्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट भी कहेंगे. तो अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इंट्रोडक्शन चल रही है. तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मोलर मास विल बी दी ऑब्जर्व्ड मोलर मास. हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर फार्मूले से थ्योरेटिकली एटॉमिक मासेस ऐड करके सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. And that will be the theoretically determined molar mass of the solute.
also called as normal molar mass of the solute. Then in the topic of colligative properties, हम स्टडी किए थे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, मैं दोबारा एग्जांपल लूंगा और वेरीफाई करवाऊंगा। तो याद रखें, मैंने आपसे कहा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट यानी कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोर्ड पे देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट यहां पे देखिएगा, टॉपिक हमारा एबनॉर्मल मोलर मासेस का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, हम स्टडी कर चुके हैं। मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आपको याद हो, बाय यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने आपको बताया था कि हम किस तरह से सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, mv मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इक्वल्स टू kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द solute upon elevation in boiling point delta Tb, that is the colligative property, and mass of the solvent। तो आप इस रिलेशन को स्टडी कर चुके हैं, और अगर आप इस रिलेशन को स्टडी करें तो स्टूडेंट बोर्ड पे देखेगा, दिस इज elevation in boiling point which is the colligative property, and this is the observed molar mass of the solute mb, both are inversely proportional to each other। इस तरह हम 4 qualitative properties स्टडी किए थे: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure। in each case लास्ट में आप स्टडी किए थे इसी तरह कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीनिंग, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू हाई होगा तो सॉल्यूट का ऑब्जर्व्ड मोलर मास कम होगा। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू लो होगा तो सॉल्यूट का मोलर मास हाई होगा। तो यहां तक हम स्टडी कर चुके हैं। सो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट? सॉल्यूट का मोलर मास अगर फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट विल बी द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और हम सॉल्यूट का मोलर मास डायरेक्टली थ्योरेटिकली सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वन विल बी द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट and other will be the theoretically determined molar mass of the solute। ये दो हमारे पास सॉल्यूट के मोलर मास होंगे। और इस तरह से आगे जाने से पहले फिर से याद रखिएगा कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट हम सही से अंडरस्टैंड करेंगे कि what is the meaning of abnormal molar masses। Suppose we have dilute solutions which behave almost like ideal solutions। तो मैं रिपीट करता हूं स्टूडेंट, हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है जो ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। उस डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर वो जो सॉल्यूट है दैट डज नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन और द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। मैं केस डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ।
तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है जो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। इस सॉल्यूशन में बहुत कम क्वांटिटी है सॉल्यूट की, और इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है ना सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है और ना सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है। अगर सॉल्यूट का डिसोसिएशन होता तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता। अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन होगा तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज कर जाएगा, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन दीज आर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस। इनमें सॉल्यूट का ना तो डिसोसिएशन होगा ना ही सॉल्यूट का एसोसिएशन होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का ना हो रहा है डिसोसिएशन और ना हो रहा है एसोसिएशन। सो देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्यूट का 1 मोल यूज किया सॉल्यूशन बनाने में, तो इवन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल ही रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हुआ। इट मींस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आया है। और स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में कोई अगर चेंज ही नहीं आया, देन दिस सिंपली मींस दैट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा? क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो स्टूडेंट सीधा सीधा डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट तो सॉल्यूशन में ना डिसोशिएट हुआ ना एसोसिएट हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर सॉल्यूशन में चेंज नहीं हुआ। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर सॉल्यूशन में चेंज नहीं हुआ तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास एंड थ्योरेटिकली डिटरमिन्ड मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम द फार्मूला दोनों का वैल्यू सेम होगा। समझ आया मैंने क्या कहा? कि जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन नहीं हुआ तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन नहीं हुआ तो सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर डिक्रीज भी नहीं करेगा। इट मींस दैट देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। एंड इफ देयर इज no change in the number of solute particles in the solution, it means that there will be no change in the value of qualitative properties। और solution जब qualitative students, जब qualitative property की वैल्यू में चेंज ही नहीं आएगा तो qualitative property को यूज करते हुए जब आप observed मोलर मास सॉल्यूट का फाइंड आउट करोगे तो आप देखेंगे जो सॉल्यूशन का होगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, वही सॉल्यूट का आपको मिलेगा मोलर मास फ्रॉम द फार्मूला। इसका मतलब मोलर मास में कोई डिविएशन नहीं आया है। इसका मतलब कि अगर मोलर मासेस में डिविएशन नहीं आया है तो ये आइडियल सॉल्यूशंस हैं। इसका मीनिंग स्टूडेंट ये हुआ कि देयर इज नो चेंज इन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमिन्ड फ्रॉम द फार्मूला ऑफ द सॉल्यूट, बोथ आर सेम। इसका मतलब कोई डिविएशन नहीं हुआ, इसका मतलब वहां पे कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आई है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट। तो होप करता हूं ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा। सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है,
आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, उसमें सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अंदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में जब आप सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सॉल्यूट, ऐसे केस में जब आप सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम द molecular formula of the solute, both the molar masses will be same. It means that there is no abnormality in the determination of molar masses of the solute. दोनों ही मेथड से जो हमने सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया वो सेम है. There is no abnormality, there is no deviation. Why? Solution is ideal, solution is dilute, and in this dilute solution का इतना कम क्वांटिटी है कि it does not participate in the process of association or dissociation. सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आया, कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड मोलर मास डिटरमिन्ड थ्योरेटिकली फ्रॉम द फार्मूला बोथ आर सेम. इन दिस केस देयर इज नो एबनॉर्मलिटी. अब स्टूडेंट हमारा मेन स्टार्ट होता है और हम इसको अब कुछ पार्ट्स में स्टडी करेंगे. तो मैं चाहता हूं आप बोर्ड पे देखिए. पहले मैंने क्या लिखा है, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक एंड नॉन एसोसिएटेड सॉल्यूट्स. ये मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूं. इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट स्टूडेंट वो होते हैं जो डिसोशिएट ना कर पाए, और नॉन एसोसिएटेड सॉल्यूट वो होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएट ना कर पाए. इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक एंड नॉन एसोसिएटेड सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिमेन इक्वल. और जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इक्वल रहेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो उस समय स्टूडेंट क्या होगा, कि मैंने बताया एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड observed molar mass of the solute will be equal to theoretically determined molar mass of the solute. Remember, theoretically determined molar mass of the solute means molar mass of the solute determined directly from the molecular formula of the solute. तो केस नंबर 2 पे चलते हैं. Let us suppose सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलिटिक है. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट मींस दैट सॉल्यूट इन एक्वस मीडियम डिसोशिएट कर सकता है और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को फॉर्म करेगा. आई से दैट let us suppose the solute is electrolytic. Electrolytic solute means this solute can undergo dissociation in aqueous medium into smaller particles. Salt NaCl KCl electrolytic है, acids HCl H2SO4 electrolytic है, बेसिस NaOH KOH इलेक्ट्रोलिटिक हैं. ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस मीडियम के अंदर डिसोशिएट करती हैं और लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फॉर्म करती हैं. तो हम क्या कह रहे हैं, सपोज देयर इज अ सॉल्यूशन, इन दैट सॉल्यूशन सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलिटिक इन नेचर. Being electrolytic, that solute in the aqueous solution undergoes dissociation. और जब वो solute undergoes dissociation, then the solute particle is broken into further small particles.
एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान देना है यहां पे आपको, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा। सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट इलेक्ट्रोलिटिक है, सॉल्ट, एसिड, बेस, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। वो सॉल्यूट एक्वस मीडियम में डिसोशिएट करता है और ग्रेटर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को फॉर्म करता है, छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल को फॉर्म करता है। इस तरह सॉल्यूट का डिसोसिएशन हुआ और लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फॉर्म हुए। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में इंक्रीज कर गया। फिर जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में इंक्रीज कर गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करने पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो इफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर इंक्रीज करने से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है तो जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास सॉल्यूट का होगा वो कम होगा। ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट किससे कम मिलेगा? देन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमिन्ड थ्योरेटिकली फ्रॉम द फार्मूला। होप करता हूं स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। तो मैंने क्या कहा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स increases in the solution. As a result, the value of colligative property also increases, and when the value of colligative property increases, the value of observed molar mass of the solute decreases. solute का molar mass कम हो जाएगा। colligative property का value बढ़ गया ना, तो observed molar mass का value कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों colligative property और observed molar mass inversely proportional है। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास का वैल्यू कम हो जाएगा, किससे? देन द मोलर मास ऑफ द सेम सॉल्यूट इफ डिटरमिन्ड थ्योरेटिकली फ्रॉम द फार्मूला। इसी को स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल लेके स्टडी करूंगा। तो बोर्ड पे देखते हैं। तो ये लिखा था मैंने आपसे, देखिएगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट का होगा, NaCl, KCl, NaOH एक्वस सॉल्यूशन में होगा। क्या मैंने बताया? observed molar mass of the solute is less का साइन स्टूडेंट, less than molar mass calculated स्टूडेंट यहां पे देखना है, molar mass calculated from the formula। होप करता हूं आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो डिसोसिएशन के केस में सॉल्यूट का जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा दैट विल बी लेस देन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमिन्ड थ्योरेटिकली फ्रॉम द फार्मूला। एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 1 मोल ऑफ NaCl है स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ NaCl। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने NaCl को एक्वस मीडियम में ले लिया। Then this 1 mole of NaCl dissociates। आप 11th में पढ़ चुके हैं। NaCl की डिसोसिएशन से you will get Na पॉजिटिव आयंस and Cl नेगेटिव आयंस। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, Na के बेस पे 1 है, इट मींस यू विल गेट 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, और Cl के बेस पे भी 1 है, इट मींस यू विल गेट 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। मोल कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्लास 11th में पढ़ा था। 1 मोल ऑफ NaCl solute on dissociation
in the aqueous solution produces 1 mole of sodium ions and 1 mole of chloride ions. इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जब सोल्यूशन के अंदर डिसोशिएट होंगे, स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ NaCl सॉल्यूट पार्टिकल जब सोल्यूशन में डिसोशिएट होंगे तो टोटल 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलेंगे। होप करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। 2 मोल्स कैसे मिल गए? आपने तो सोल्यूशन में 1 मोल लिया था NaCl सॉल्यूट का, इसके 2 मोल्स कैसे बन गए? 1 मोल ऑफ NaCl सारे डिसोशिएट कर गए, इससे 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयंस बने, 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयंस बने, 1 मोल एंड 1 मोल, 2 moles. It means that 1 mole of NaCl. It means that 1 mole of NaCl solute particles जब सोल्यूशन में डिसोशिएट होंगे तो वो 2 moles of सॉल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन में फॉर्म करेंगे। तो बताइए क्या सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज हुआ? स्टूडेंट, मेरी एग्जांपल में सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन डबल हो गया। कैसे कहोगे डबल हो गया? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मैंने सोल्यूशन में लिए थे और बन गए स्टूडेंट कितने? 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब खुद आइडिया बताइए, अगर डिसोसिएशन की वजह से सॉल्यूशन के अंदर मेरे एग्जांपल में सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर डबल हो गया तो सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर डबल होने का मीनिंग क्या होगा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी डबल हो जाएगा। सो मैंने यहां पे लिखा है डबल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं आपका मैथमेटिक्स। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू मेरे एग्जांपल में डबल हो गया। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट, अगर 2 टर्म्स हो, इफ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक का वैल्यू अगर डबल हो जाए तो दूसरे का कम होगा। कितना? दूसरा कितना रह जाएगा? हाफ। दूसरा हाफ रह जाएगा स्टूडेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब हमने 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में लिया, एक्वस सॉल्यूशन में लिया, कंप्लीट 1 मोल सॉल्यूट का डिसोसिएशन हुआ और मेरी एग्जांपल में 2 मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स बन गए। सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हुए लेकिन कितने? डबल हो गए। सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी डबल हो जाएगा। सिंस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तो अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डबल हो गया तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास कम होगा, लेकिन कितना? ऑब्जर्व्ड मोलर मास हाफ रह जाएगा। किसका हाफ रह जाएगा? किसके हाफ रह जाएगा? जो भी सॉल्यूट का मोलर मास है डिटरमिन्ड फ्रॉम द फार्मूला, उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट का जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा वो हाफ रह जाएगा अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डबल हो गया। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ऑब्जर्व्ड मोलर मास बिकम्स हाफ ऑफ द थ्योरेटिकली डिटरमिन्ड मोलर मास। दैट इज माय केस नंबर 2। केस नंबर 3 पे आने से पहले मैं एक रिवीजन फिर से लेना चाहता हूं। सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है, आइडियल है, इसमें सॉल्यूट डिसोसिएट, एसोसिएट नहीं करेगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू चेंज नहीं होगा एंड देयरफॉर ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट determined directly from the formula. So there will be no deviation in the determination of molar masses. There will be no abnormality. Case number 2, हमने सॉल्यूट लिया, इलेक्ट्रोलिटिक लिया, सॉल्यूशन में डिसोशिएट कर गया, सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज हो गया। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू इंक्रीज करने पर क्या होगा? ऑब्जर्व्ड
मोलर मास सॉल्यूट का कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, किससे? देन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इफ डिटरमिन्ड थ्योरेटिकली फ्रॉम द फार्मूला। इसका मतलब इस केस में मोलर मासिस इक्वल नहीं आए, सॉल्यूट सेम है, उसी का मोलर मास कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड आउट किया, उसी सॉल्यूट का मोलर मास डायरेक्टली फ्रॉम दी फार्मूला फाइंड आउट किया। लेकिन अब हमने देखा कि जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो लेस है देन द थ्योरेटिकली डिटरमिन्ड मोलर मास। इसका मतलब कि यहां एबनॉर्मैलिटी आ गई, यहां डिविएशन आ गई इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मासेस। यहां पे मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास फ्रॉम द कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी एंड observed molar mass from the colligative property and molar mass from the formula both are not same। यहां डिविएशन आया है, यहां एबनॉर्मैलिटी आया है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट। तो इस तरह इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मैलिटी इन मोलर मासेस। जब भी मोलर मास सॉल्यूट का फाइंड आउट करें बाय यूजिंग कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मूला, दोनों तरह से मोलर मास फाइंड आउट करने पर अगर आपको आंसर सेम ना मिले, इट मींस दैट देयर इज एबनॉर्मैलिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मासेस। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। थर्ड केस हमारा इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो ध्यान दीजिएगा, हमने सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट में डाला, और ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हो गए, मीनिंग थ्रू सम फोर्सेस सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और उन्होंने बिगर सॉल्यूट पार्टिकल का फॉर्मेशन कर दिया। दिस इज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाला जाए और सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों का कुछ ऐसा स्पेसिफिक नेचर हो कि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर जो डाले गए हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे के साथ थ्रू फोर्सेस कनेक्ट करना शुरू कर दें, सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर दें, तो इससे सॉल्यूट पार्टिकल की कॉम्बिनेशन से बिगर सॉल्यूट पार्टिकल बनेंगे। दिस इज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। एंड खुद इमेजिन कीजिए, अगर सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से थ्रू फोर्सेस कनेक्ट करने लगे और बिगर सॉल्यूट पार्टिकल फॉर्म होने लगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर सॉल्यूशन में डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल आपस में कनेक्ट होकर बिगर सॉल्यूट पार्टिकल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इससे सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर सॉल्यूशन में डिक्रीज करेगा। एंड इफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीजेस इन दिस सॉल्यूशन, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगा। और अगर कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्रीज किया, क्योंकि ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो सॉल्यूट का ऑब्जर्व्ड मोलर मास का वैल्यू हाई हो जाएगा। किससे? देन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमिन्ड फ्रॉम द फार्मूला। और फिर से एबनॉर्मैलिटी आ गई। सॉल्यूट का मोलर मास बाय बोथ मेथड्स सेम नहीं आया, इट मींस एबनॉर्मैलिटी आ गई। होप करता हूं स्टूडेंट आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, बोर्ड पे देखिए, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, अब ये भी बताया, इज ग्रेटर देन द थ्योरेटिकली डिटरमिन्ड मोलर मास। होप करता हूं आपको आया होगा। सॉल्यूट पार्टिकल, एग्जांपल लूंगा थोड़ी देर में, सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट करके इससे बिगर सॉल्यूट पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ, इससे सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर डिक्रीज किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी
उसका वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्रीज करने पर ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो होगा दैट विल बिकम ग्रेटर देन थ्योरेटिकली डिटरमिन्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। स्टूडेंट, हम यहां एग्जांपल लेंगे एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड हमारा यहां पे डाइल्यूट होगा, मैंने कहा एसिटिक एसिड हमारा यहां पे डाइल्यूट होगा, और हम उसको बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देन आई टेक सम एसिटिक एसिड and put it in certain quantity of the benzene solvent। आप देखेंगे बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एवरी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड कनेक्ट होंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक बिगर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा विच इज कॉल्ड एज डीमर, DIMER, डीमर। थोड़ी देर में बात करते हैं डीमर की। तो मैंने आपसे क्या कहा, टेक एसिटिक एसिड एज सॉल्यूट, पुट इट इन द बेंजीन सॉल्वेंट, व्हाट हैपेंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिटिक एसिड begins to associate with each other through hydrogen bonding। In this process we find that every two molecules of acetic acid connect with each other through hydrogen bonding। As a result of that, a big molecule is formed due to the combination of the two molecules of the acetic acid through hydrogen bonding, and that big molecule is actually called as dimer। बोर्ड पे देखते हैं स्टूडेंट, सब यहां देखिएगा, आप यहां देखिए, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिटिक एसिड CH3COOH। दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिटिक एसिड, एंड दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द एसिटिक एसिड CH3COOH। इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं, ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड के बिटवीन डेवलप हो रहा है अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप्स एंड कनेक्ट्स एवरी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिटिक एसिड, और इस तरह जब टू मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो एक न्यू मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डीमर। आगे बढ़ेंगे कहीं, लेकिन थोड़ा सा यहां आइडिया बता देता हूं उसमें डीमर क्या है। व्हाट इज डीमर? व्हाट इज डीमर? व्हेन टू मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंस। मैंने कहा जब टू मॉलिक्यूल्स एक ही सब्सटेंस के या डिफरेंट सब्सटेंसेस के एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाए थ्रू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस या टू मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाते हैं थ्रू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट बिगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डीमर और डाइमर। DI, डाई, डाई मीन्स टू। MER word is taken from marrows, MEROS, marrows। marrows means parts, parts means units, units means molecule। तो स्टूडेंट यहां पे टू मॉलिक्यूल्स, हाँ यहां दोनों मॉलिक्यूल एक ही सब्सटेंस के हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के भी हो सकते हैं, और जब ये दो मॉलिक्यूल बचे एक ही सब्सटेंस के या डिफरेंट सब्सटेंसेस के एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक ब्रिज स्ट्रक्चर बनता है। देखो ये ब्रिज स्ट्रक्चर है, एक ब्रिज स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइमर। अब मैं स्टूडेंट आपसे होप करता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि सर ऐसा करने पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का नंबर हाफ हो जाएगा? क्यों? अगर मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिए हैं एसिटिक एसिड के, तो क्या होगा,
वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड में से क्या होगा बच्चे? एवरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड जब आपस में कनेक्ट करके डाइमर बनाएंगे तो क्या एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर हाफ नहीं हो जाएगा? क्योंकि हमने जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं एसिटिक एसिड के, उनमें से हर 2 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट करके डाइमर बना रहे हैं। इससे क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एसिटिक एसिड के होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो हाफ हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन यहां हाफ हुए हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में हाफ हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू हाफ हो गया तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास सॉल्यूट का डबल हो जाएगा। पता चल रहा है बच्चे आपको? ऑब्जर्व्ड मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों में से एक डबल हो जाए तो दूसरा हाफ हो जाएगा, दोनों में से एक हाफ हो जाए तो दूसरा डबल हो जाएगा। यहां बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या हुआ? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के एवरी 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं और एक डाइमर बन रहा है। इससे सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स जितने भी हमने ओरिजिनली लिए थे उसका हाफ रह जाएगा, और जब उसका हाफ रह जाएगा सॉल्यूशन के अंदर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू हाफ होने पर क्या होगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास डबल हो जाएगा, ग्रेटर हो गया। किससे? देन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमिन्ड थ्योरेटिकली फ्रॉम द फार्मूला। इसलिए स्टूडेंट हमने लिखा है ऑब्जर्व्ड मोलर मास विल बी ग्रेटर देन द थ्योरेटिकली डिटरमिन्ड मोलर मास। तो यहां देखिएगा व्हेन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ। बताया था, मैं यहां से रीड करता हूं स्टूडेंट। When acetic acid is put in the solvent benzene, its association occurs. The number of acetic acid molecules are reduced to half and dimers are formed. What are dimers? जब 2 मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंसेस के और डिफरेंट सब्सटेंसेस के थ्रू सम फोर्सेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें और ब्रिज्ड शेप स्ट्रक्चर बनाएं, उसको हम डाइमर कहते हैं। एंड डाइमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो रिड्यूस्ड टू हाफ। अभी भी पढ़ाया, बट ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट बिकम्स डबल। ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डबल क्यों हो गया? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन द थ्योरेटिकली डिटरमिन्ड मोलर मास। तो मैं होप करता हूं कि आपको यहां तक अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने अभी इसको समअप करना है। मैंने आपको बताया अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, जो आइडियल बिहेव करेगा, उसमें सॉल्यूट का ना होता है एसोसिएशन, ना होता है डिसोसिएशन, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में चेंज नहीं आती, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज नहीं आती। ऐसे केस में सॉल्यूट का ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमिन्ड थ्योरेटिकली। In such case, there is no abnormality in molecular masses. There is no deviation in the measurement of molar masses. Deviation कब आता है? मोलर मासेस में abnormality कब आता है? जब सॉल्यूशन डाइल्यूट ना हो। जब सॉल्यूशन डाइल्यूट मैंने कहा ना हो, जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का सफिशिएंट कंसंट्रेशन हो और सॉल्यूशन आइडियल नहीं नॉन आइडियल की तरह बिहेव करे। जब बच्चे सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का क्वांटिटी सफिशिएंट है। जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का क्वांटिटी सफिशिएंट है तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर ग्रेटर होने की वजह से सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी क्लोज आ जाएंगे। When particles of solute come closer to each other, solute particle के among greater develop हो जाएंगी forces of attraction। और जब solute particles में greater develop हो जाएंगी forces of attraction, then solute particles will undergo either dissociation or association। अगर solute particles undergo dissociation, then observed molar mass जो सॉल्यूट का होगा that will become less than the
theoretically determined molar mass. If solute particles undergo association, then observed molar mass solute का होगा greater than the theoretically determined molar mass. होप करता हूं याद रखेंगे. इसका मीनिंग एबनॉर्मेलिटी मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट में कब आएगी? अगर सॉल्यूट क्या एसोसिएट करे और डिसोसिएट करे. और वो सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट कब करेगा? जब सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है. जब तक सॉल्यूशन डाइल्यूट है, आइडियल है, वो याद रखिए, सॉल्यूशन जब तक डाइल्यूट है, सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करेगा. तभी सॉल्यूशन के लिए टॉपिक एप्लीकेबल होगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का. तो बिल्कुल बॉटम में देखिएगा स्टूडेंट, फिर मैंने क्या लिखा. तो मैं होप करता हूं कंक्लूजन आपको समझ आया होगा. किसी भी सॉल्यूशन को अगर क्या करना है, उसमें अगर सॉल्यूट के मोलर मासेस में एबनॉर्मेलिटी आनी है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए? If a solution is to show abnormality in the determination of molar masses of the solute, A, it should be non-ideal. यहां मेरा non-ideal कहने का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होना चाहिए. अगर डाइल्यूट नहीं होगा तो सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, सॉल्यूट पार्टिकल क्लोजर होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी डेवलप होंगी और इससे सॉल्यूट पार्टिसिपेट करेगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन. तो स्टूडेंट यहां लास्ट में देखिएगा. So abnormal molar masses are observed in case of कौन से 3 conditions? When the solution is non-ideal, that is solution is not dilute. इससे क्या होगा? जब solution dilute नहीं होगा, solution के अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी में solute होगा. इससे क्या होगा? solute particle काफी क्लोज होंगे. फिर क्या होगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होंगी. इससे सॉल्यूट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाएगा. तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मासेस अगर करनी है, सॉल्यूशन हैज टू बी नॉन आइडियल, दैट इज नॉट डाइल्यूट. और एबनॉर्मेलिटी अगर करेगी व्हेन द सॉल्यूशन अंडरगोस डिसोसिएशन. एबनॉर्मेलिटी अगर कर सकती है व्हेन द सॉल्यूशन अंडरगोस एसोसिएशन. तो स्टूडेंट होप करता हूं आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. लेकिन मेरी बात अभी भी आगे याद रखनी है. सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, तो डेफिनेटली सॉल्यूट का डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा. अगर हमें डिटरमिन करना हो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मीन्स हमें मेजर करना है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना हुआ है एसोसिएशन या कितना हुआ है डिसोसिएशन. मीन्स जितना भी हमने टोटल क्वांटिटी में सॉल्यूट लिया था, उसमें से कितना सॉल्यूट डिसोसिएट कर गया और कितना सॉल्यूट एसोसिएट कर गया. इसको डिटरमाइन करने के लिए वैन हॉफ नेम के साइंटिस्ट ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की in 1880 and that is Van Hoff factor. क्या स्टूडेंट मैंने आपसे कहा when the solute undergoes dissociation or association, तो हमें फाइंड आउट करना है what is the extent of dissociation or association of solute in the solution. To find this extent of association or dissociation of solute in the solution, Van Hoff in the year of 1880 introduced a term called Van Hoff factor, which is represented by the symbol I. अब हम आगे उसी को डिस्कस करेंगे.